उपचुनाव में मतदान को लेकर के बड़ी जानकारी के साथ और आज राजस्थान की 7 सीटों पर जनता का जनादेश ईवीएम में कैद हो गया। रामगढ़, दौसा, झुंझुनू, सलूंबर, 84 और खींवसर के साथ साथ देवली, उनियारा विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। इसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे और इससे पहले हम आपको बता दें कि आज का वोटिंग परसेंटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देवली, उनियारा में 60.61% मतदान हुआ है। इसी तरह से झुंझुनू में 61.80% मतदान हुआ है। दौसा में 55% से ज्यादा वोटिंग हुई है। 84 में 68.55% वोट डाले गए हैं। वहीं सलूंबर में 64.19%, देवली, उनियारा में 60.61%, तो साथ ही झुंझुनू, रामगढ़ में 71% से ज्यादा की वोटिंग हुई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की शाम 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर के वोटिंग संपन्न हो चुकी है। नतीजों का इंतजार है, लेकिन फिलहाल अगर आज के वोटिंग परसेंटेज को देखें तो मतदाताओं में खासा रुझान वोटिंग को लेकर के देखने को मिला। खींवसर में 71.04% मतदान नजर आया। तो देवली, उनियारा में 60% से ज्यादा वोटिंग है। रामगढ़ में 71% से ज्यादा वोटिंग है। और खींवसर की बात करें तो खींवसर और रामगढ़ में करीब करीब बराबर सा ही मतदान देखने को मिला है, जहां पर रामगढ़ में भी कड़ी टक्कर थी और खींवसर में मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय समझा जा रहा है। हालांकि पार्टियों के अपने अपने दावे और इसी बीच मतदाताओं का जो रुझान देखने को मिल रहा है वो बताता है कि खासा उत्साह आज सुबह से ही वोटिंग को लेकर के खींवसर में नजर आया है। तो 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनावी जंग बेहद रोमांचक रही। मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए भारी संख्या में मतदाता पहुंचे। वहीं इसी बीच चुनावी रणक्षेत्र में किस्मत आजमाने भी पहुंचे। ज्यादातर उम्मीदवारों ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ये खास रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव का सियासी संग्राम। उम्मीदवारों ने भी किया मतदान। तेईस को खुलेगा किस्मत का पिटारा। उपचुनाव की दंगल में एक तरफ जनता तो दूसरी तरफ उन उम्मीदवारों ने भी मतदान किया जो चुनाव में किस्मत आजमा रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं दौसा सीट की, जहां कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल के छोटे भाई जगमोहन मीणा का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार डीसी बैरवा के साथ है। दौसा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दौसा से कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा ने जिरोता गांव के बूथ पर वोट डाला। इसके अलावा दौसा से सांसद मुरारी लाल मीणा दौसा के कर विभाग कार्यालय मतदान केंद्र पर पत्नी सविता मीणा और बेटी निहारिका मीणा के साथ मतदान किया। बात झुंझुनू सीट की करें तो इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। यहाँ बीजेपी के राजेंद्र भांबू का मुकाबला कांग्रेस के अमित ओला के साथ है। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुड़ा के मैदान में आने से मुकाबला त्रिकोणीय रहा। उपचुनाव के दंगल में राजेंद्र भांबू और अमित ओला ने मतदान किया। राजेंद्र भांबू ने जांगड़ मंगल भवन में मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने जीत का भरोसा जताया। आज माहौल बड़ा खुशनुमा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है। जो वंशवादी परंपरा सालों साल से यह चल रही थी, तो उसको आज एक तरह से राजनीतिक स्वतंत्रता का नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। डूंगरपुर की 84 विधानसभा सीट पर भी मुकाबला त्रिकोणीय है। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार कारी लाल ननोमा का मुकाबला कांग्रेस के महेश रोत के अलावा बीएपी के अनिल कटारा के साथ है। इस सीट पर बीजेपी के कारी लाल ननोमा, कांग्रेस के महेश रोत और बीएपी के अनिल कटारा ने मतदान किया। इसके अलावा सांसद राजकुमार रोत ने भी मतदान किया। किसी के सम्मानीय मतदाता गणों से अपील करना चाहता हूँ कि वो
84 के विकास पे, 84 की खुशहाली पे, यहाँ की समृद्धि पे, शांति पे वोट करें और यहाँ युवाओं के रोजगार पे और महिलाओं के सम्मान पे वोट करें। बात रामगढ़ सीट की करें तो बीजेपी के सुखवंत सिंह का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार जुबैर खान से है। रामगढ़ सीट पर सुखवंत सिंह और जुबैर खान ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल के साथ जीत का दावा किया। सुबह 7 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया में सलूम्बर सीट पर भी मतदाताओं का खासा क्रेज देखने को मिला। यहाँ मतदाताओं के साथ उम्मीदवार भी वोट कास्ट करने पहुँचे। इस सीट पर भी मुकाबला त्रिकोणीय था। सलूम्बर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार शांता देवी मीणा का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार रेशमा मीणा के अलावा बीएपी उम्मीदवार जितेश कटारा के साथ रहा। इस सीट पर सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। खीमसर सीट पर सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ जुटने लगी। इस सीट पर भी मुकाबला त्रिकोणीय रहा। यहाँ बीजेपी से रेवंत राम डांगा, आरएलपी से कनिका बेनीवाल और कांग्रेस से डॉक्टर रतन चौधरी के बीच था मुकाबला। बीजेपी उम्मीदवार रेवंत राम डांगा ने पालड़ी व्यास गांव पहुंचकर मतदान किया। उन्होंने जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि यहाँ की जनता विकास के साथ रहेगी। और अब बात 7वीं और आखिरी विधानसभा सीट यानी टोंक जिले की देवली उनियारा सीट की, जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय रहा। देवली उनियारा सीट पर 8 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन अहम मुकाबला बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर का मुकाबला कांग्रेस के कस्तूर चंद मीणा के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के साथ रहा। टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कस्तूर चंद मीणा ने पूरे परिवार के साथ रोहित गांव में मतदान किया। प्रदेश की सभी 7 सीटों पर मतदाताओं ने पूरी गर्मजोशी के साथ मतदान किया। अब 23 नवंबर को साफ होगा कि जनता ने किसे मुकद्दर का सिकंदर बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो पोलिंग बूथ में घुस करके एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने अपनी तरफ से सफाई दी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, एसडीएम ने पहले गाली गलौज की है। नरेश मीणा का कहना है देवली उनियारा से यह बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नरेश मीणा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है और अपनी तरफ से सफाई दी है। एसडीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी की है। दादागिरी करके वोट डलवा रहे थे, ये आरोप लगाए हैं नरेश मीणा ने। उन्होंने कहा कि मैं मुकदमे गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं। एसडीएम के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। महिला एफआईआर दर्ज कराने को तैयार है। जिला कलेक्टर यहां आकर के लोगों की समस्याएं सुने। जब तक जिला कलेक्टर नहीं आएंगी उनका धरना जारी रहेगा, ये कहना है निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा का। ये बड़ी खबर। तो एसडीएम को बूथ में घुस करके थप्पड़ मारने के बाद न्यूज़ 18 राजस्थान से नरेश मीणा ने खास बातचीत की है और नरेश मीणा ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आप सुनिए। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर आज दिन भर घमासान रहा। टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा में उपचुनाव की चर्चा कम और थप्पड़ कांड की चर्चा ज्यादा रही। देवली उनियारा उपचुनाव में समरावता गांव में चुनाव का बहिष्कार को लेकर के नरेश मीणा ग्रामीणों के समर्थन में आए और एसडीएम से बातचीत होने के बाद हाथापाई हुई और फिर थप्पड़ कांड सामने आया, जिसका हंगामा दिन भर समरावता गांव में चलता रहा। थप्पड़ कांड की गूंज है पूरे प्रदेश भर में है। क्या कुछ ऐसा मुद्दा रहा कि आपको हाथ उठाना पड़ा? सुबह 7 बजे जैसे ही मतदान चालू हुआ, इस गांव ने, पूरे गांव ने एक मुश्त होकर चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। और इस गांव ने नहीं, इस पंचायत के बाकी गांव ने भी किया था, लेकिन वहाँ भी इसी तरह से किया। अधिकारियों ने दबाव देके 2-2, 3-3 वोट डला के और उस बहिष्कार को खारिज करवा दिया था। इस गांव में जब मेरे को पता लगा कि बहिष्कार हो रहा है, मेरा सपोर्टेड गांव था। क्या रणनीति रहने वाली है और क्या इस समस्या का समाधान जो आप मांग को लेकर बैठे हैं, क्या हो सकता है? कलेक्टर ने अपनी जिद पे अड़ी हुई है कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। नरेश मीणा भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, कलेक्टर ने को आना ही पड़ेगा। और मुझे अंदेशा है पुलिस मुझे गिरफ्तार करेगी मुकदमे में,
मैं मुकदमे में गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जेल जाने से, लेकिन उस एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई हो, उसके खिलाफ एफआईआर लो, जो वो महिला एफआईआर देने के लिए तैयार है। उस महिला ने बताया कि मेरे साथ किस तरह बदतमीजी करी उसने, किस तरह से मेरे को जबरदस्ती वोट दिलवाया। उस एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई हो और उसके बाद कलेक्टर यहाँ आए, इनकी जो समस्या है उसको सुने। अरे अब तो कलेक्टर केवल इस गांव की समस्या नहीं सुने, नरेश मीणा अब उससे विधानसभा के प्रत्येक गांव की जितनी भी समस्या उनको लेकर कलेक्टर से हम बात करेगा और उसके बाद ही आगे की किस तरह की रणनीति रहेगी और किस बात पर जाकर के आपका धरना समाप्त होने वाला है? मैंने व्यवस्था कर रहा हूँ रात की, खाने वाने की, टेंट वेंट लगवा रहा हूँ, जो भी हमारे जो सामान है। धरना जब तक चलेगा जब तक कलेक्टरनी नहीं आएगी। कलेक्टरनी की शकल सारी मेरी माता बहन उस कलेक्टरनी को देखना चाहती है, जिस कलेक्टरनी के मेहंदी लगी हुई है। क्या जो कलेक्टरनी अगर इतने ये आ जाती तो इतना बवाल ही नहीं होता। वो कौन सी कलेक्टरनी है? जब यहाँ सारे अधिकारी आ गए, एसपी साहब आ गए, सारे अधिकारी आ गए, पुलिस के सारे अफसर हैं, एसडीएम तहसीलदार, वो भी आ जाती और जाते हैं। कई बार कई जगह बहिष्कार होता है, वहाँ जाते हैं। उसको ऐसा क्या ही हुआ है उसका? नहीं, तो कलेक्टर से मिलने के लिए तो ग्रामीण समय समय पर जाते भी हैं, जन सुनवाई भी होती है, कलेक्टर को देखने के लिए तो जाते हैं। अगर आप भी अगर वहाँ जाओ तो बातचीत करने के लिए तो तैयार है सब चीज़ें। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, वो कलेक्टर ने इसलिए नहीं बनी कि ऑफिस में बैठी रहे, मेहंदी लगा के ऑफिस में बैठी रहे। उसकी मेहंदी खत्म हो, मेहंदी यहाँ से खत्म हो जाती है हाथों पैरों की, उसकी मेहंदी आ जाती तो उसको यहाँ आना पड़ेगा और वो यही हमारी जीत है। अब बिल्कुल, कुल मिलाकर नरेश मीणा वो जीत पर अड़े हुए हैं। कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग की जा रही है। जो ग्रामीणों की समस्या है उनको यहाँ पर सुनने की मांग की जा रही है। सुबह से शाम हो गई और मतदान लगभग अब समाप्ति की ओर है, लेकिन नरेश मीणा के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीणों का हुजूम यहाँ समराता गांव में मौजूद है और फिलहाल ये धरना है वो जारी है और जब तक मांगे नहीं मानी जाती है यहां से धरना समाप्त नहीं करने की बात नरेश मीणा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, समरावता गांव, टोंक। तो पहले एसडीएम को थप्पड़ मारा, उसके बाद धरने पर बैठ गए नरेश मीणा। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि जिला कलेक्टर यहां पर आए, उनकी समस्याएं सुने, तब वो धरने से उठेंगे। वहीं जिस थप्पड़ कांड को लेकर के आज दिन भर बवाल मचा रहा, आखिरकार ये क्यों हुआ, ये खास रिपोर्ट देखिए। चुनावी गर्मी में नेताजी का पारा हाई, पुलिस के सामने एसडीएम को जड़ा थप्पड़, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं नरेश मीणा। उपचुनाव की सरगर्मी के बीच देवली उनियारा से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा का पारा हाई हो गया। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले वो हो गया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। नरेश मीणा ने आव देखा न ताव, एसडीएम अमित चौधरी को एक तमाचा जड़ दिया। इतना ही नहीं, थप्पड़ कांड के बाद भी वो हाथापाई करते नजर आए। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की। 4 घंटे से इनकी मांग थी कलेक्टर यहाँ आए, कलेक्टर यहाँ आ नहीं रही है 4 घंटे से। और यहाँ एक एसडीएम जो लगा हुआ, पता नहीं कौन है, किसका क्या नाम है उसका, वो एसडीएम यहाँ पर एक ये हमारी जो माता है जो यहाँ पे आंगनबाड़ी में है, एक जो यहाँ पे मास्टर है, उसको धमकाया गया, दबाया गया कि तुम्हारी नौकरी को खा जाएंगे, वोट डालो। और इनसे जबरदस्ती वोट डलाया तो जनता में आक्रोश हुआ और उसका नतीजा निकला जब किसी ने हमारी नहीं सुनी, हमारे पोस्टर बांटे गए, लोग पकड़े गए। तब यही एक मार्ग था, इस मार्ग के अलावा हमें कुछ दिखा नहीं और जिसके दम पर हमने एसडीएम को इसका जवाब दिया है। अब आपके जहन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि नरेश मीणा आखिर इतने बेकाबू कैसे हो गए। इस राज से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि प्रशासन ने थप्पड़ कांड के बाद क्या एक्शन लिया। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा पहले भी मतदान केंद्रों के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और थप्पड़ जड़ने के बाद भी पोलिंग बूथ से चंद कदम दूर धरना देते नजर आए। इस मामले के बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई। पुलिस बल के साथ एसपी मौके पर पहुंचे, एसडीएम अमित चौधरी को मौके से रवाना किया। देखिए, समरावता जो गांव है, यहाँ पे जो पोलिंग बूथ है उस पर कुछ ग्रामीणों के द्वारा मतदान का बहिष्कार किया जा रहा था।
जिसके लिए प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी पहुंचे और उन्होंने समझाइश के प्रयास किए। इसी बीच जो निर्दलीय प्रत्याशी थे नरेश मीणा, उनके द्वारा वो मतदान केंद्र में भागते हुए आए और उन्होंने जो एरिया मजिस्ट्रेट थे अमित चौधरी, उनके साथ मारपीट की। तुरंत इसको संज्ञान में ले लिया गया है और जो पर्याप्त पुलिस बल है ताकि कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति इसमें और फर्दर उत्पन्न ना हो, वो हमने नियोजित कर दिया गया है। मैं स्वयं यहाँ पे अपनी टीम के साथ विजिट किया है। अब स्थिति नॉर्मल है और आगे जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो उसमें अपनाई जाएगी। सर, प्रशासन या पुलिस कोई मुकदमा दर्ज कर रहा है इस संबंध में आपकी? डेफिनेटली वो विधिक प्रक्रिया है, वो उसका पार्ट रहेगा और उसमें उचित कार्रवाई जो है इसमें की जाएगी। आइए अब आपको उस वजह के बारे में बताते हैं जिसके चलते नरेश मीणा आपा खो बैठे। क्या है पूरा मामला? दरअसल देवली उनियारा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिसके अंतर्गत आने वाले कचरावता ग्राम पंचायत के समरावत गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर रखा है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनका गांव पहले उनियारा उपखंड में था, लेकिन बाद में पिछली सरकार ने उनके गांव को उनियारा से हटाकर देवली उपखंड में शामिल कर दिया था, जिससे वो नाखुश है। ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उनके गांव को वापस उनियारा में शामिल किया जाए। ग्रामीणों के मतदान बहिष्कार के बीच पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी गांव वालों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान नरेश मीणा ग्रामीणों का समर्थन करने वहां पहुंच गए। समझाइश के दौरान मीणा और मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी के बीच हॉट टॉक हो गई। इस पर तैश में आए मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ डाला। हमारे एक एसडीएम के साथ में जो देवली उनियारा में चुनाव के दौरान एरिया मजिस्ट्रेट की ड्यूटी पर था, वहां पर एक कैंडिडेट के द्वारा बूथ के अंदर घुस के और जो कि वीडियो में साफ दिख रहा है, एसडीएम को थप्पड़ मारा है, जो अपनी चुनाव ड्यूटी पर था। बहुत ही एक निंदनीय और अशोभनीय कृत्य किया है। हमने सीईओ साहब को आज ज्ञापन दिया। सारे आरएस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके खिलाफ जो जिसने ये कृत्य किया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए। दरअसल नरेश मीणा कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है, जिसके बाद कांग्रेस ने मीणा को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। बहरहाल मतदान के दरमियान जिस तरीके से नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ा है वो बेहद ही शर्मनाक है। अब देखना ये होगा कि उनके इस कारनामे पर प्रशासन क्या एक्शन लेता है। तो वहीं कुल 7 सीटों पर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के मतदान हुआ और चुनाव के दौरान कई तरह की तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन कुछ तस्वीरें सुर्खियां बटोर गईं। टोंक जिले की देवली उनियारा सीट के थप्पड़ कांड को छोड़ दिया जाए तो छिटपुट घटनाओं के साथ मतदान शांतिपूर्ण रहा। प्रदेश में 13 सीटों पर उपचुनाव का दंगल खत्म हो चुका है। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब 23 नवंबर को चुनाव नतीजों के साथ ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन सत्ता का सिकंदर बनेगा। बहरहाल सुबह 7 बजे शुरू हुए मतदान के दौरान कई तस्वीरें सुर्खियां बटोर गई। उनमें से एक तस्वीर थी झुंझुनू के कुलोद खुर्द गांव के मतदान केंद्र की, जहां निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र गुढ़ा के पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट की घटना हुई, जिसके बाद वहां पूर्व मंत्री और निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र सिंह गुढ़ा पहुंचे। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए राजेंद्र गुढ़ा ने आरोप लगाया कि उनके एजेंट से इसलिए मारपीट हुई क्योंकि उसने फर्जी वोटों को रोका था। ये प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग भी सरकार के दबाव में है और इस दबाव की वजह से इन्होंने जो एजेंट के को डराया गया, धमकाया गया, उसके मारपीट भी हुई एजेंट के साथ और बाहर भी फोन पर धमकी दी जा रही। मैं जिला कलेक्टर से इनसे मांग करता हूँ कि यहाँ फिर चुनाव कराया जाए और या तो इस बूथ को दोबारा कराया जाए, इसको रोक दिया जाए, दोबारा करा दिया जाए। उपचुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोप वाली खबरें भी चर्चा में रही। बात खींवसर सीट की करे तो यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर रतन चौधरी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, इसकी तस्वीरें ट्वीट भी की। इससे पहले आरएलपी की पूर्व विधायक इंदिरा बावरी भी कुछ ऐसे आरोप लगाती नजर आई थी। आप आज देख सकते हैं कि अभी तो वो निर्वाचित भी नहीं हुई है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के
उम्मीदवार के कार्यकर्ता आज सुबह मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने का पूरा इन लोगों ने प्रयास किया। और ये मैं इस चीज की खुली आप सब लोगों को कहती हूँ कि अभी भी होशियार हो जाइए। हमारे क्यूसर में कोई बावरी समाज में शादी थी। मैं शादी के लिए हमारी समाज में शादी में प्रोग्राम में गई थी। जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे मेरी गाड़ी को पूरी को घेर के और पुलिस में मेरा फोन और मेरी गाड़ी जब्त करने का बोल रहा है। तो ऐसी समाज की लेडी हूँ और मैं तो क्यूसर के पूरे लोगों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि मैं विधायक होते आते ये परेशान कर रहे हैं, इससे तो आम आदमी का क्या होगा। वहीं दौसा की बात करें तो यहाँ बूथ संख्या 208 पर मतदान के दौरान हंगामा हुआ। कानपुरा स्कूल के मतदान केंद्र पर मोनू बैरवा नाम के पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट हुई, जिसे घायल हालात में दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे, लेकिन कुछ एक घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो उत्साह हो और तो राह निकल ही जाती है, और ये बात इसलिए है क्योंकि तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद भी 7 सीटों पर हुए मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। लोकतंत्र के महापर्व में अपने हिस्से की आहुति दी। बुजुर्गों का जोश भी हाई नजर आया। तो आधी आबादी की सहभागिता देखने को लोकतंत्र की अहमियत बता गई। बुजुर्गों का जोश हाई, महिलाओं ने भी जिम्मेदारी निभाई। लोकतंत्र के महापर्व में सबकी रही भागीदारी। अलग अलग रंग कर रहे दंग। जन जन की भागीदारी से ही लोकतंत्र का सपना साकार होता है। राहत की बात यह है कि छोटी बड़ी कमियों के बावजूद लोकतंत्र के महापर्व के प्रति लोगों की आस्था न सिर्फ बरकरार है बल्कि बढ़ती जा रही है। ऐसी ही 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चौरासी डूंगरपुर। लोकतंत्र में हर वोट की एक जैसी अहमियत है, तभी हर चुनाव में 100% मतदान की कोशिश रहती है। तस्वीरें डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा क्षेत्र की है। 129 मतदाताओं ने नाव के जरिए बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। अलवर के बहाला गांव के मतदान केंद्र तक पहुंचने में बुजुर्गों को खासी परेशानी हो रही थी, इसलिए उन्हें व्हील चेयर के जरिए मतदान केंद्र तक पहुंचाया गया। जबकि झुंझुनू में परिजनों ने अपने बुजुर्गों को कंधे का सहारा देकर बूथ तक पहुंचाया। फर्स्ट टाइम वोट डालने का उत्साह शब्दों के जरिए बयान नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। दौसा में फर्स्ट टाइम वोटर जोश और खरोश के साथ मतदान केंद्र पर अपना वोट डालते नजर आए। पहली बार वोट डाल रहे मतदाताओं ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कल से ही इंतज़ार कर रही थी इस दिन का, और मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके अपना वोट दें। उपचुनाव के दौरान दौसा के मतदाताओं का उत्साह देखते ही बनता था। 2 दुल्हनों की एक साथ बूथ पहुंचने की तस्वीरें दौसा के मलारना से आई हैं। बूथ नंबर 147 पर मनीषा और सोनिया ने एक साथ मतदान किया। दोनों की मंगलवार रात शादी हुई थी और बुधवार सुबह उनकी विदाई थी, लेकिन विदाई से पहले उन्होंने मताधिकार का उपयोग किया और लोगों से भी मतदान की अपील की। विकास के लिए वोट जरूरी है, हमने भी वोट दिया, इसलिए आप सभी वोट दें। अलवर के रामगढ़ विधानसभा के नौगांवा कस्बे में स्थित बूथ पर नवविवाहिता ने विदाई से पहले अपने मत का प्रयोग किया और लोगों से भी लोकतंत्र को मजबूत करने का आह्वान किया। झुंझुनू में प्रशासन ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए नवाचार किए। मतदान केंद्रों को विशेष थीम पर सजाया गया। महिलाओं के लिए स्पेशल पिंक पोलिंग स्टेशन बनाए गए। मैं मौजूद हूँ झुंझुनू के एक पोलिंग स्टेशन पर। ये पोलिंग स्टेशन खासतौर पर महिलाओं के लिए बनाया गया है और इसे पिंक बूथ का नाम दिया गया है। यहाँ पर अच्छी खासी सजावट की गई है, साथ ही यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जिससे मतदान करने के बाद मतदाता है वो आकर यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पिंक बूथ, आदर्श बूथ के बारे में आपने सुना होगा और देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे बूथ के बारे में बताएंगे जो मतदान के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित करने का भी संदेश दे रहा है। तस्वीरें अलवर के नौगांवा स्थित सरकारी स्कूल में बनाए गए ग्रीन बूथ की हैं। ये इस इलेक्शन में ये जो नवाचार किया गया है उसके तहत ये जो ग्रीन बूथ और इको फ्रेंडली बूथ है ये हमने बनाए, जहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक का बिल्कुल प्रतिबंध रहेगा।
गीत संगीत और उत्साह उमंग के बगैर महापर्व की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए दौसा में महिलाएं लोकगीत गाते हुए मतदान केंद्रों पर वोट डालने पहुंची। ये खानवास मतदान केंद्र की तस्वीरें हैं। महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं वोट देने के लिए आई हुई हैं और लंबी कतार इस पूरे मतदान केंद्र पर देखी जा सकती है और महिलाएं पारंपरिक परिधान पहनकर गीत गाती हुई मतदान केंद्र पर पहुंची हैं। सुविधाओं से वंचित रहने के बाद भी लोगों में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। इसी उत्साह से लोकतंत्र संजीवनी हासिल करता है, पुष्पित पल्लवित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आरएएस एसोसिएशन ने निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की गिरफ्तारी की मांग की है। आरएएस एसोसिएशन ने कल सुबह तक गिरफ्तारी नहीं होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। कल सुबह 10 बजे सचिवालय में सभी आरएएस अधिकारी इकट्ठा होंगे। 15 नवंबर को एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है। जिला संभाग स्तर पर भी आरएएस अधिकारी ज्ञापन देंगे। यह बड़ी खबर है। और आज पोलिंग बूथ में घुस करके देवली उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था, जो घटना कैमरे में कैद भी हुई है। और इसी को लेकर के आरएएस अधिकारी नाराज बताए जा रहे हैं, लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो और अब आज श्री गंगानगर की, जहां पर एक सप्ताह से लगातार आबो हवा का स्तर खराब बना हुआ है। खेतों में धान की फसल के अवशेष जलाने के बाद दिन भर हल्की धुंध रहती है। वायु गुणवत्ता स्तर यानी कि AQI 400 के पार चला गया था। रिपोर्ट देखिए। सांसों पर संकट, समस्या विकट। कई इलाकों में AQI 400 के पार। प्रदूषण के वार से लोग हुए लाचार। इन दिनों राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ की आबो हवा जहरीली बनी हुई है। उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पराली में जलाने के कारण प्रदूषण की वजह से सांस लेना दुश्वार हो रखा है। आने वाले कुछ दिनों में राहत की भी कोई उम्मीद नहीं है। बीते कई दिनों से वायु गुणवत्ता बेहद खराब है, जिसके चलते आम जन परेशान है। प्रदूषण का स्तर 400 के पार पहुंच चुका है। आसमान में सुबह से ही हल्की धुंध की चादर छाई रही। राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से बच्चे, बुजुर्ग सहित अस्थमा के रोगियों को परेशानियां हो रही हैं। तो वहीं आम जन को भी सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, गले में खराश और आरटीआई इन्फेक्शन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्मोक और फॉग दोनों ही हैं। तो फॉग कम है, स्मोक ज़्यादा है, तो इसकी वजह से अस्थमा वगैरह के जो पेशेंट हैं या एलर्जी के जो पेशेंट हैं उनको दिक्कत हो रही है। बाकी विशेष दिक्कत नहीं है अभी तक। किसान के खेत से आ रहा है, जो ये पराली जला रहे हैं इसका है, और स्वास्थ्य पे इसका बहुत बुरा असर है। किस तरह की समस्याएं हैं सर स्वास्थ्य? ये जो अस्थमा के मरीज हैं, श्वास के थोड़े बहुत रोगी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान है। पिछले 10 से 12 दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स के बढ़ने से सांसों पर संकट बरकरार है। श्री गंगानगर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 400 को भी पार कर चुका है। पराली के जलने के साथ ही ईंट भट्टों से निकलने वाला धुआं भी आबो हवा को प्रदूषित कर रहा है। ऐसे में श्री गंगानगर जिला अस्पताल के PMO डॉक्टर दीपक मोंगा ने बताया कि लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे डस्ट पार्टिकल्स को फेफड़ों में जाने से रोका जा सके। जो वातावरण प्रदूषित हुआ है
उससे अस्पताल के अंदर मरीजों की संख्या जो अमूमन 2500 के आसपास ओपीडी हुआ करती थी, अब वो 3000 के आसपास चल रही है। इंडोर जो हमारे पास 400 के आसपास हुआ करता था, वो अब 500 के आसपास पहुंच चुका है। मरीज काफ़ी ज़्यादा संख्या में सांस के मरीज़, आँख के मरीज़ और चमड़ी के मरीज़ अस्पताल की ओपीडी के अंदर आ रहे हैं और इन लोगों की स्वास्थ्य के लिए हम लोग पूरे प्रयासरत हैं और लोगों में इसकी स्मोक, जिसको आप वातावरण प्रदूषित के लिए कहा है, उसके लिए अवेयरनेस के लिए हम लोग लोगों को बार बार सूचित भी कर रहे हैं। हालांकि उत्तर भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच श्री गंगानगर जिला प्रशासन ने पराली जलाने पर पाबंदी लगाई है, लेकिन इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा। जबकि केंद्र सरकार ने भी पराली जलाने वाले काश्तकारों पर जुर्माना राशि दुगनी कर दी है। वहीं इसको लेकर किसानों का कहना है कि सरकार की तरफ से पराली निस्तारण के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया, जिसके कारण किसानों को मजबूरन पराली खेतों में ही जलाना पड़ रहा है। पराली है, ग्वार का नीरा है, ग्वार मूंग का जो कचरा है, हम उसको किधर लेके जाएं? सरकार तो कोई सहूलत दे नहीं रही। या तो हमें पर बीघा इसकी कोई डिमांड हो, पेमेंट की जाए, कोई मशीनरी सरकार की तरफ से हमें उपलब्ध कराई जाए कि हम भी वातावरण खराब करके राजी नहीं हैं। प्रशासन के ढुलमुल रवैये के चलते पराली जलाई जा रही है। किसानों को उम्मीद है कि सरकार पराली निस्तारण के लिए वैकल्पिक इंतजाम करेगी। साथ ही बदलते मौसम के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स में आंशिक सुधार की उम्मीद है, जिससे आम जन को थोड़ी राहत मिलेगी। श्री गंगानगर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक कुमार शर्मा की रिपोर्ट। उधर बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की वारदात सामने आई, जिसमें कमेटी ने सीनियर छात्रों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। एंटी रैगिंग कमेटी ने सीनियर छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित किया है। वहीं कुछ सीनियर छात्राओं को वार्निंग लेटर थमाए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मेडिकल कॉलेज में जूनियर से रैगिंग, आरोपी छात्रों के खिलाफ एक्शन। कॉलेज से निष्कासित किए गए 14 छात्र। बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की शिकायत सामने आने के दूसरे दिन मेडिकल कॉलेज की अनुशासन समिति ने जांच करते हुए कुल 14 छात्र छात्राओं के खिलाफ कार्रवाई की। रैगिंग के आरोपी 14 छात्रों को कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया है, जिसमें 6 छात्रों को 15 दिन और 2 छात्रों को 2 महीनों के लिए हॉस्टल से निकाला गया है। वहीं रैगिंग मामले में सभी 6 छात्रों को चेतावनी पत्र दिया है। मेडिकल कॉलेज के अंदर जो मेडिकल कॉलेज के न्यू छात्र थे, इनके साथ रैगिंग की घटना बाड़मेर के अंदर सामने आई है। उस घटना के बाद में जो एंटी रैगिंग कमेटी थी, उस कमेटी ने कार्रवाई करते हुए 14 छात्रों को कॉलेज की जो हॉस्टल है उससे बाहर निकाला है। मैं कैमरामैन से कहूंगा, आप देख सकते हैं कि यही वो कॉलेज है बाड़मेर की, जहां पर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट थे, यहाँ पर प्रथम वर्ष के अंदर आए, उनके साथ में रैगिंग की गई है। बताया ये जा रहा है, प्रारंभिक जानकारी जो निकल के सामने आई है कि उसके अंदर छात्रों को ये कहा है कि बाल काट के लाने पड़ेंगे। इसके अलावा उनके साथ में कई तरीके की जो मानवीय कृत्य नहीं थे, उस तरीके के कृत्य किए गए थे। उसके बाद में जैसे ही एक गुप्त सूचना बाड़मेर मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक है उसको मिलने के बाद में इस कमेटी ने कार्रवाई की है और कुल 14 छात्रों को यहां से निष्कासित किया है। इस मामले में एंटी रैगिंग टीम लगातार छात्रों से बातचीत कर रही थी। मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि अगर आगे भी शिकायत मिलेंगी तो जांच की जाएगी। कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी की सोमवार को हुई मीटिंग में सभी पीड़ित और आरोपियों का पक्ष सुना गया। इसके बाद कमेटी सदस्यों से चर्चा कर सहमति से फैसला लिया गया। दूसरे दिन कमेटी बैठक बुला दी और 2 दिन लगातार कमेटी बैठी और सभी बच्चों से जो है बातचीत की और सबको बयान लिए गए और सबसे मिलके जो हमें लगा कि भाई कुछ लड़के जो अवांछनीय गतिविधियों में शामिल है तो उनको हमने निष्कासित कर दिया। बात हुई।
एंटी रैगिंग कमेटी के को चेयरमैन डॉक्टर BL मंसूरिया के मुताबिक उन्हें व्हाट्सएप के जरिए गुप्त शिकायत मिली थी, जिस पर कार्रवाई की गई। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में अगर कोई और छात्र रैगिंग करता मिला तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की घटनाएं भविष्य में देखने को नहीं मिले। हालांकि जो अधीक्षक है उनका साफ तौर से कहना है कि हमारा लगातार वाच है, हम देख कर रहे हैं। उसके साथ ही हम छात्रों से 1-to-1 मुलाकात कर बातचीत कर उनसे जानकारी ले रहे हैं कि किसी तरीके की उन्हें परेशानी तो नहीं है। ऐसे में बाड़मेर का मेडिकल कॉलेज इन दिनों चर्चाओं में है और वो भी रैगिंग की वजह से। कैमरा पर्सन गणपत के साथ प्रेमदान देथा, न्यूज़ 18 बाड़मेर। तो कुछ नहीं, इस बात पर जोर देती है कि मूंछों के बिना आदमी का कद कम होता है। और ऐसे में अजमेर के अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में देसी विदेशी पर्यटकों के बीच ऐसा ही एक कंपटीशन देखने को मिला, जिसमें मूंछों ने न केवल किसी शख्स को शोहरत दिलाई बल्कि उसे इनाम भी दिलवाया। ये रिपोर्ट देखिए। मूछे हो तो नत्थू लाल जैसी, वरना न हो। अमिताभ बच्चन की फिल्म शराबी के इस डायलॉग में नत्थू लाल की मूछे तो महज कल्पना है, लेकिन मर्दों की शान। तभी तो पुष्कर मेले में आपको ऐसे ऐसे मर्द दिख जाएंगे, या कहे प्रतिभागी दिख जाएंगे, जिनको देखकर एक बार बिना मूछों वाले के मन में मूछ रखने का ख्याल जरूर आ जाएगा कि चलो एक बार मूछ रख करके देख ले। ऐसे में अजमेर के पुष्कर मेले में मूछों का कंपटीशन देखने को मिला, जिसमें देशी विदेशी पर्यटकों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। पुष्कर मेला मैदान में मर्दों की शान मूछ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मूछों की प्रतियोगिता में इस बार 28 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें मूछ और दाढ़ी के साथ सौंदर्य का परिचय देते बाजी मारी राम सिंह राजावत ने, जो पाली के रहने वाले हैं। राम सिंह ने अपने मूछों की बराबर सेवा की है, तभी तो ये इनाम उनकी झोली में आया। जबकि शाहपुरा भीलवाड़ा के इरशाद खान दूसरे नंबर पर रहे और जोधपुर निवासी हिमांशु गुर्जर को तीसरा पुरस्कार दिया गया। जिसके बाद तो इनके साथ तस्वीरें खींचने के लिए देशी विदेशी पर्यटक और देसी मेहमान भी काफी आतुर दिखे। सर, ये जो अपनी राजस्थानी संस्कृति है, इसको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में कई मेले लगे जाते हैं। पुष्कर का मेला अंतर्राष्ट्रीय और विश्व विख्यात मेला है और इस मेले में राजस्थानी कल्चर को बढ़ावा देना और जो राजपूती कल्चर है या जो हमारा राजस्थान का जन जीवन का जो पुराने कैरेक्टर्स है, जो राजा महाराजाओं के जो जीवनियाँ थी, जो उनके वेशभूषाएँ थी, उस वेशभूषाओं के अनुसार सारे ये योद्धा यहाँ आए हैं। सब अपने अपने दाढ़ी मूछा, कोई 1 साल से बढ़ा रहा, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से। इस बार सबसे बड़ा भारी पुष्कर का मेला भरा है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला अपने परवान पर है, जिसमें देशी विदेशी पर्यटकों के लिए एक से बढ़कर के एक प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिसे देखने के लिए सैकड़ों हजारों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक शामिल हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अशोक सिंह की रिपोर्ट। तो वहीं अजमेर की पोक्सो कोर्ट ने 12 साल के नाबालिग से रेप के आरोपी मुंह बोले जीजा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और इस दोषी दरिंदे पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये दोषी मुंह बोला जीजा, जिसने पीड़ित को बर्थडे पार्टी का कह करके ये दरिंदा अपने घर नाबालिग को लेकर के गया था और उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को इसने अंजाम दिया। सरकारी वकील से मिली जानकारी के मुताबिक 12 साल की नाबालिग पीड़िता के साथ उसके मुंह बोले जीजा ने बर्थडे पार्टी का बहाना बनाकर उसे अपने घर ले जाकर के उसके साथ दरिंदगी की और बाद में इसे घर वालों को भी जान से मारने की धमकी देकर के इस दरिंदे ने कई बार रेप किया था। पीड़िता के चाचा ने 6 जून 2023 को क्लॉक टावर थाने में इसे लेकर मामला दर्ज करवाया था। आखिरकार कोर्ट की तरफ से तमाम दलीलों को और बहस को सुनने के बाद इसे दोषी करार दिया गया और 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। क्लॉक टावर थाने का मामला है।
इसमें ये जो आरोपी था वो पीड़िता के रिश्ते में जीजा लगता था, दूर के रिश्ते में। इसने पीड़िता को बर्थडे की पार्टी का बहाना बुलाकर अपने घर ले गया और जिसके साथ दुष्कर्म किया और उसको डराता धमकाता था कि ये बात किसी को घर पे बताई तो तेरे घर वालों को जान से मार दूंगा। और इसकी आड़ में उसने 2 से 3 बार उसके साथ दुष्कर्म कारित किया। फिर पीड़िता ने अपनी सारी बात अपने घर वालों को बताई और इस पर पीड़िता के चाचा ने फिर कलेक्टर थाने में मुकदमा दर्ज किया है, जिस पर आज पोक्सो संख्या न्यायालय 2 द्वारा एक अहम फैसला सुनाया गया। इसमें जो आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास व 75,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। इसमें जो अभियोजन की ओर से कुल गवाह 14 व 26 दस्तावेज प्रदर्शित हुए। उधर हनुमानगढ़ जिले में डीएपी खाद के लिए किसान परेशान हो रहे हैं। गुस्साए किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी। किसान सुबह से डीएपी के लिए लाइनों में लगे हुए दिखाई दिए और इस दौरान किसानों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की मिलीभगत से डीएपी खाद की कालाबाजारी हो रही है और किसान डीएपी खाद के लिए ठोकरें खाते फिर रहे हैं। तो डीएपी को लेकर के किसान लगातार परेशान है। कालाबाजारी का आरोप किसान लगा रहे हैं क्योंकि किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है। यहाँ किसान सुबह 6 बजे से बैठे हैं, इनको डीएपी नहीं मिल रही। सिर्फ डीएपी की काली बाजारी की जा रही है, कहीं छापे मारे जा रहे हैं। मैं यहाँ के प्रशासन, कलेक्टर साहब और मंत्री संतरी सबको कहना चाहता हूँ, ये किसान इस इलाके का अपनी खेती को बचाने के लिए जो डीएपी की मांग करे, इनको कुछ छूटने वाला नहीं है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। किसान को एक सड़क पर इकट्ठा होकर के बोलना पड़ रहा है कि मुझे डीएपी दो। और इसी के साथ